आज हम पढ़ेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। यानी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क कर रहे हो और पाथ क्लोज है तो वर्क डन ज़ीरो होगा। बात मुझे नहीं लगता शायद समझ आएगी, लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी। ज़रा सा मेरी बात सुनो। यानी जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाओ, जहाँ से चले थे वहीं पर आ जाओ और फील्ड ग्रेविटेशनल हो तो आपका वर्क डन ज़ीरो आएगा। यानी जितना भी आपने टोटल काम किया होगा वो सारा मिलाओगे तो ज़ीरो आएगा। अब क्या बात कर रहा हूँ, ज़रा यहाँ पर देखो। देखो भाई, यहाँ पर हमने जिक्र किया है ट्रायंगुलर पाथ का, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा और यकीन मानना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फेवरेट टॉपिक होता है हमारे टाइम का, तो फेवरेट था, आपके टाइम का भी फेवरेट होगा। तो भाई देखो, ये हो गया हमारे पास, इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया। ठीक है, एक मीडियन ड्रॉ कर कर एक ट्रायंगल इधर बन गया, दूसरा ट्रायंगल इधर बन गया। आप यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर आए, यहाँ पर पहुँचे, फिर यहीं पर आ गए। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है, मुझे इसको साबित भी तो करना है अपने स्टेटमेंट से, अपने फॉर्मूलों से जो कि हमें मिले हैं फिज़िक्स की तरफ से। अब देखो यहाँ पर होगा क्या। सबसे पहले इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम पैरामीटर्स में बदल देते हैं कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स मुझे गिवन है। देखो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना वो अल्फ़ा बना, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना वो बीटा बना, ठीक है, बीटा बना। ए से लेकर बी तक जो आपके पास डिस्टेंस बना वो S1 बना। ए से लेकर डी कह लो इसे, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो बना वो H बना। अच्छा देखो, मैं ए से डी नहीं जा रहा हूँ, मैं बी से डी नहीं जा रहा हूँ, बी से डायरेक्ट सी जा रहा हूँ, तो डी को मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन डी मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ, बी से सी तक मैंने डिस्टेंस कवर किया तो S2 कह दिया, सी से ए तक मैंने डिस्टेंस कवर किया तो S3 कह दिया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिव फील्ड का। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड, मुझे तो अपने टाइम पे इस फील्ड ने बहुत तंग किया, लेकिन मैं आपको इसे तंग करने नहीं दूंगा। मतलब ये आपको तंग नहीं करेगी, आप इसे तंग नहीं करोगे, ये आपको तंग नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको आ जाएगा तो फिर आप इसे तंग करोगे। अब देखो, तंग कैसे नहीं करने दूंगा। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जो कि एक डायरेक्शन में ना रहे, मुख्तलिफ डायरेक्शन में बदलती रहे। इसको ज़रा समझो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हमेशा बॉडी के अगेंस्ट रहती है? नहीं, कभी अगेंस्ट होती है, कभी इन डायरेक्शन हो जाती है, कभी डायरेक्शन में नहीं होती। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स वो हमेशा बॉडी के अगेंस्ट रहेगी, है ना। देखो, मैं इधर मूव करूं, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, मैं इधर आ जाऊं कि यार फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन फिर पीछे की तरफ चली जाएगी, तो हमेशा मेरे अगेंस्ट ही रहेगी फ्रिक्शन। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी नहीं होती। हर वो फील्ड जो कि कभी बॉडी की डायरेक्शन में हो और कभी अगेंस्ट द बॉडी हो, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। याद रखना, ज़िंदगी आसान हो गई भाई, ये बहुत आसान कर दी मैंने ज़िंदगी, इससे ज़्यादा आसान नहीं होती। अच्छा चलो देखो, ये मैंने लिखा FG, है ना। तो मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ, डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ। तो ये FG बॉडी के इन डायरेक्शन है या अगेंस्ट द डायरेक्शन है? बॉडी के इन डायरेक्शन है ना। देखो, FG भी नीचे लग रही है और बॉडी भी नीचे ही जा रही है, तो ये तो इन डायरेक्शन हो गई, तो ये फील्ड क्या हो गई? कंजर्वेटिव हो गई। अब देखो, इसी FG को मैं अगेंस्ट द भी ले लेता हूँ। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे ही बुला रही है मुझे, तो ये अब अगेंस्ट द डायरेक्शन हो गई। यानी कभी ये बॉडी के इन डायरेक्शन होगी, कभी अगेंस्ट द डायरेक्शन होगी। ये बात तो मैं कभी उम्मीद नहीं भूलना। अब नॉन कंजर्वेटिव की तरफ आ जाओ। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड जो हमेशा ही बॉडी के अगेंस्ट द डायरेक्शन रहेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल नहीं दे रहा मैं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हमेशा अगेंस्ट रहती है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, ज़रा देखो मेरी बात सुनो, ये बॉक्स है, इधर मूव कराया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर आ गई, फ्रिक्शन फोर्स जल्दी से उस तरफ आ गई।
मैंने कहा फ्रिक्शन फोर्स तो उस तरफ है, तो मैंने कहा मैं भी उसी तरफ चले जाता हूँ, क्या पता फ्रिक्शन कम हो जाए। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स फिर इस तरफ आ गई, अब फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आ गई, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आ गई, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ आ गई। तो वो फील्ड जो हमेशा अगेंस्ट रहे बॉडी के या आपके वर्क के या आपकी फोर्स के, वो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल फ्रिक्शन की होती है, इसलिए मैंने फ्रिक्शन की दी। और इसमें एक हमारे पास वो डैम्पिंग, वो आपने वो पढ़ा था ना, मास अटैच विद स्ट्रिंग, उसमें भी ये चीज़ आप देख सकते हो। बात समझ आ गई ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। वो फील्ड जो हमेशा बॉडी के अगेंस्ट रहेगी वो कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव। वो फील्ड जो कभी बॉडी के इन डायरेक्शन हो, कभी अगेंस्ट द डायरेक्शन हो, कंजर्वेटिव हो गई। चलो अब ज़रा ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। अब देखो, जब मैं यूं मूव करूंगा, ए से बी मूव करूंगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन होगी या इन द डायरेक्शन होगी? बिल्कुल सही, अगेंस्ट द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन होगी, है ना। यानी जिस डायरेक्शन में मैं वर्क कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो ए से बी मैंने वर्क किया, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ए टू बी, यानी मेरा वर्क अभी ए से बी की तरफ चल रहा है। आई थिंक मुझे इसे 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी जगह चाहिए होगी। पहले मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ, फिर मैं उस तरफ चला जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास वर्क क्या आएगा? ए से बी की तरफ वर्क हो रहा है मेरा, यानी ए से बी वाला डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड। और मेरा वर्क भी जो है वो डाउनवर्ड है, ये याद रखना। अब ज़रा यहाँ पर मेरी बात सुनो, और मेरा डिस्टेंस भी डाउनवर्ड कवर हो रहा है, ये भी याद रखना। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या आता है? एफ डॉट एस। एस क्या है यहाँ पर? S1। तो स्टूडेंट फ्लैश मैसेज आ गया था, जिसकी वजह से हमारा काम थोड़ा रुक गया। अब हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि आप लोगों को अल्फाजात देखने में मुश्किल ना हो। अच्छा भाई देखो, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस डॉट प्रोडक्ट को एंगल में तब्दील करना है। अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि मुझे बताएं कि एंगल क्या रखूं। डॉट है तो कॉस तो मुझे पता चल गया, एंगल क्या रखूं? थीटा, बीटा, क्या रखूं? देखो, इधर से इधर आ रहे हो ना, इधर से इधर आ रहे हो, ट्राइंगल 1 देख रहे हो ना, तो यानी एंगल थीटा नहीं, बीटा नहीं, अल्फा आएगा। चलो अब देखो, एंगल अल्फा कुछ वैल्यू बना रहा है ए और डी पर, यानी एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता बेसिकली, ये बात करूं तो मैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझ सकता हूं कि मैं ए से बी जा रहा हूं और ए से डी आ रहा हूं, तो इसमें वर्क सेम आ जाएगा। उसकी वजह क्या बनेगी? मतलब डिस्टेंस सेम होगा, उसकी वजह क्या बनेगी? डिस्टेंस सेम होने की वजह बनेगी कि ये वाला जो ए से बी तक का डिस्टेंस है ना, इसके साथ एंगल भी होगा। तो एंगल होने की वजह से ये ए से बी तक का डिस्टेंस ए से डी तक के डिस्टेंस के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए से बी तक की वैल्यू कैलकुलेट करो, जो कि आपके पास क्या बनेगा? S1 बनेगा। इसकी कोई भी वैल्यू ले लो, 10, 12, 13, कुछ भी ले लो। अच्छा, ए से डी तक मैं आया, तो मेरे पास जो डिस्टेंस बना वो हाइट है, जो कि मेरे पास 8 है, लेकिन इस S1 के साथ कॉस अल्फा भी है, जो कि इसकी वैल्यू को छोटा कर देगा, S1 की वैल्यू को। तो इसी वजह से जो S है ना, वो बराबर H के आएगा। देखो, मैंने इसका लॉजिक दे दिया, कभी भूलना मत। अच्छा, एक और चीज़ भी लिख लो कि आपके पास F बराबर है mg के, क्योंकि आप नीचे आ रहे हो तो वेट होगा उसका। तो WAB हम स्टूडेंट्स ने मिलकर फाइंड किया, mg कॉस अल्फा की जगह पुट कर दिया मैंने H। ये इक्वेशन 1 कह के आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब मैं वर्क करूंगा फॉर B टू C की तरफ, इससे इधर की तरफ जाऊंगा। अब वही ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फील्ड, जब मैं B से C की तरफ जा रहा हूं, तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड अलग डायरेक्शन में है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड अलग डायरेक्शन में कैसे? ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है, मैं एक फोर्स अप्लाइड करके बॉडी को आगे ले जा रहा हूं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए? परपेंडिकुलर। नज़र आ रहा है आपको? मैंने जो छोटा सा वो ड्रॉ किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है, ये मैंने एरो बनाया है, ठीक है। मैं एरो बनाना चाहता कि नीचे की तरफ है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, वो चाह रही है बॉडी नीचे आ जाए।
पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी को बी से सी की तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, हर बार डायरेक्शन बदलेगी अपनी, मतलब डायरेक्शन पाथ के हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो एंगल 90 का बन गया आपका, आप यहाँ देख सकते हो एंगल 90 का ड्रॉ हुआ है। बी से जब मैं सी जाऊँगा तो मेरे पास वर्क निकालना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा W B टू C B टू C और F डॉट S2, ठीक है। अब ये S2 क्या है, यहाँ भी एक एंगल बनेगा जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। तो FS2 कॉस थीटा ले लेते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं। अब ये जो कॉस थीटा है ना, ये 90 आ रहा है। क्यों 90 आ रहा है, मैंने आपको बताया ना, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो कॉस थीटा आपके पास क्या आ रहा है, थीटा आपके पास 90 आ रहा है। तो ज़रा पुट करके चेक करें क्या वैल्यू आती है। तो FS2 कॉस 90, कॉस 90 0 के बराबर होता है। आप ये कैलकुलेटर से भी प्रूव कर सकते हो और इंटरनेट से भी देख सकते हो इस चीज़ को। तो 0 आपका वर्क आया। क्यों 0 वर्क आया, क्योंकि आपने अगेंस्ट द फील्ड काम किया है आपने, इसलिए आपका वर्क यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली तो हमारी बात क्लियर हो गई, यहाँ पे तो हमें कोई टेंशन थी नहीं। अब मैं कहता हूँ एक वर्क आपका हो रहा है सी से ए की तरफ। इस चीज़ को ज़रा ए को इधर लिख देता हूँ मैं, इस चीज़ को ज़रा देखना, इस चीज़ को ज़रा देखना, इस चीज़ को ज़रा देखना। ये एक एंगल बना, यहाँ से इधर तक बना, और ये एक एंगल बना। अभी ये क्यों बनाया, ज़रा अभी बात समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, अब मैंने वर्क करना है फॉर C टू A, जहाँ से आया था वहीं जाना चाह रहा हूँ, C टू A जाना है मैंने। तो मैं क्या लिखूँगा, W, बिल्कुल सही, C टू A इक्वल टू F डॉट S। अब देखो S3 है, सैमसंग S3 होता है ना, तो S3 है। तो WSC से तो FS3 कॉस थीटा, मुझे नहीं पता, थीटा भी अननोन पर है। अब इस थीटा की कैलकुलेशन करनी है मैंने फॉर थीटा। अब इस थीटा के लिए मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाना है, क्योंकि ये चीज़ अक्सर नहीं समझाई जाती, तो मैंने समझाना है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बताना है। ज़रा मेरी बात सुनो, ये बीटा है, ये स्ट्रेट लाइन में कवर कर रहा है अपना डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में जब कवर करेगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल 180 है ना, 180 बन रहा है ना। अब मैं अगर उसने जो एंगल कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो एंगल कवर किया है, उसको निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, उसको निकाल सकता हूँ मैं, अगर मैं इस थीटा को माइनस, मतलब थीटा निकालना है तो इस 180 को माइनस कर दूंगा बीटा से, ये आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आई होगी बात, मैं फिर बताता हूँ, ज़रा रुको। समझो मेरे पास ये पूरा एंगल था 180, ये पूरा एंगल था 180, ठीक है। इस 180 में से इतना हिस्सा बीटा का था, मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए 180 को माइनस कर दूंगा बीटा में से, तो जो रिमेनिंग हिस्सा बचेगा वो ये वाला बचेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ कि ये वाला हिस्सा निकालने के लिए मैंने इस तरह का काम किया है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई ना। चलो अब ज़रा इसको ऊपर पुट करते हैं। WC2A इक्वल टू FS3 कॉस 180 माइनस बीटा। अब आप बोलोगे सर बात तो आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है माशाल्लाह से। एक और मसला, ये कॉस 180 माइनस बीटा क्या है। मैं बोलता हूँ इस कॉस 180 माइनस बीटा को लिख लो, इस कॉस 180 माइनस को लिख लो कॉस माइनस कॉस बीटा। बोलोगे सर को तो पता नहीं यार, सर समझ नहीं आ रहा, आपने आता वाता है नहीं, आपने लिखवा दिया ये वो। दिमाग में आएगी बात, आ सकती है, किसी के भी आ सकती है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ लिख लो। क्यों लिख लो, वजह, वाई, हाउ, वजह तो बताएं। वजह अब बताता हूँ। सम आइडेंटिटी पढ़ी है डिफरेंस ऑफ एंगल्स की, तो वो यहाँ पर लगी थी। अब ये बात तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन इसी बात को मैं प्रूफ करके बताता हूँ। कॉस 180 माइनस बीटा, इसको अगर आपको निकालना है तो आप इसको इसमें रिप्लेस कर सकते हो, अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा क्या दिया हुआ है आपको 180, बीटा क्या दिया हुआ है आपको, बीटा ही दिया हुआ है।
कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फार्मूले याद है, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी याद करो इन फार्मूलों को, इसका तो याद करना ही पड़ेगा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा। तो कॉस अल्फ़ा क्या 180 है ना, बीटा क्या बीटा ही है, तो कॉस 180 बहुत रेयर है कि ये आपको किसी बुक में मिल जाए लिखा हुआ, ये अक्सर नहीं लिखा हुआ होता, नोट्स और बुक में नहीं लिखते ये चीज़, लेकिन मैं करवाता हूँ तो लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो साइन 180 और साइन बीटा को ही रखेंगे हम, ठीक है। साइन 180 0 के बराबर होता है, तो साइन बीटा भी 0 हो जाएगा। कॉस 180 -1 के बराबर होता है, तो ये आ गया -1 और ये कॉस बीटा आ गया। तो ये कॉस 180 माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा। देखा आपने, देखा ना आपने, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा काम क्यों हो रहा है? अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा हमने ये बना दिया। भाई मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान देता हूँ कि काम सीधा हो, और मतलब चीज़ें सीधी सीधी लिखी हो ताकि बात अच्छी समझ आ जाए। तो ज़रा अब इसको ऊपर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन, बल्कि इसको इक्वेशन का नाम नहीं दो, क्योंकि वैसे ही हमने इसको भी इक्वेशन 2 कह रखा है, इसको इक्वेशन 1 कह रखा है, तो उसको मैं अलग से इक्वेशन का नाम दूंगा तो मुश्किल होगी। इसको बस ऊपर पुट कर दो, WCA में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया FS3 कॉस बीटा और नेगेटिव का साइन। ठीक है, वो जो कॉस नेगेटिव था ना कॉस बीटा के साथ, वो मैंने आगे लिख दिया उसका। अब देखो, A से C तक का डिस्टेंस निकालना है, एंगल के साथ निकालोगे ना तो वो h के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि ये कॉस बीटा आपके पास h के बराबर ही है, तो ज़रा लिख दो FCA इक्वल टू, और एक और चीज़ भी लिख दो कि ये F जो है वो mgh के बराबर है। आपके पास वेट लग रहा होगा ना उस पर, तो F की जगह आ गया mg और S3 की जगह h, कॉस S3 बीटा की जगह h आ गया। अब इक्वेशन कितनी बनी हमारे पास? 3 इक्वेशन ही बनी। अब टोटल वर्क निकालना है तो क्या करना होगा? A से लेकर B तक के वर्क, B से लेकर C तक के वर्क, C से लेकर D तक के वर्क को आपको ऐड करना होगा। फॉर टोटल वर्क के लिए काम करूँगा, फॉर WT, जिसे मैं बोलूँगा टोटल वर्क। ठीक है, तो ये आपका कैसे निकलेगा? WT निकलेगा आपका कि आपने जो वर्क किया है A to B, और ये जो आपने वर्क किया है B to C, और ये जो आपने वर्क किया C to D, इन सबको आपस में ऐड कर दो। A से B आपने क्या वर्क किया? WT इक्वल टू mgh। B से C आपने क्या वर्क किया? जो कि 0 निकला आपका, और प्लस और माइनस C से A क्या वर्क किया आपने? C से A वर्क किया आपने माइनस mgh। ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाओ, mgh प्लस 0 ख़त्म, माइनस प्लस माइनस mgh कैंसिल, WT इक्वल टू 0। यही बात तो देखो यहाँ लिखी हुई है कि अगर क्लोज पाथ में वर्क करोगे तो वर्क डन आपके पास आएगा 0। पाथ से इंडिपेंड है ना, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो घूम फिर के वहीं आकर 0 कर रहा है चीज़ों को, फील्ड कंजर्वेटिव होने की वजह से। तो ये पूरी इसकी डेरिवेशन थी, ज़रा ले लो इसका स्क्रीनशॉट और ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बात अच्छी समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में सारा डिफ़ाइन करके इसको लिखा है, सारी एक एक बात पॉइंट वाइज भी बताई हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कुछ समझने में मुश्किल ना हो। कुछ ना समझ में आओ तो ज़रूर पूछना, मैं बता दूँगा। ठीक है, यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।